Hello, my dear students. My name is Jitesh Kumar. I welcome all of you to Alpha Physics classes. दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो चैनल अल्फा फिजिक्स क्लासेस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली बनाया गया है 9 to 12 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एंड जेईई नीट जैसे कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप आसानी से जेईई या नीट को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे थ्योरी डेप्थ में भी जाते हैं और साथ ही साथ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स सभी स्टूडेंट जितने जेईई के होते हैं या नीट के होते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं कि थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है, हमें न्यूमेरिकल करना है। तो इस चैनल में आपको थ्योरी भी मिलेगा, वैसा स्टूडेंट जिसको चाहिए कि नहीं मुझे तो काफ़ी अच्छे से टॉपिक को डील करना है तो उसे आपको थ्योरी भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डेप्थ में मिलेगा। और साथ ही साथ आपको हर एक चैप्टर से कम जो 11-12 का, जैसे कि हम लोग बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो इसमें आपको कम से कम 100 to 150 न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स का और ना ही थ्योरी का यहाँ पे चिंता ना करें। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल आया कैसे, ये आज हम लोग डील करेंगे। बोर्स मॉडल आया कैसे, क्या इसका पोस्टुलेट्स है, क्या इन्होंने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया और कैसे हम लोग इन किस किस बातों के इनको हम लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो कल का लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए थे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक तूफान ला दिए थे कि पहले कोई एटम्स के बारे में जानता नहीं था कि एटम्स होता क्या है, नहीं होता है। तब हमारे पास आए थे जॉन डाल्टन, उन्होंने बताया कि नहीं एटम जैसा कोई एक चीज़ होता है। एटम क्या होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। उसके बाद फिर आए हमारा जे थॉमसन, उन्होंने बोला कि नहीं भाई एटम तो होता है किसी पार्टिकल में, लेकिन एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होता है। उसके बाद भी एटम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने आया, उन्होंने उनके मॉडल को गलत तो नहीं बताया, लेकिन कुछ लिमिटेशंस लगाए कि आपका मॉडल सही है लेकिन यहाँ पे कुछ आपका है डिमेरिट जो कि आपका पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, वैलिड यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने फिर अपना मॉडल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस का डिस्कवरी बताया। तो ये सभी चीज़ें बातें वहाँ पे चल रही थी। तो इन बातों के दौरान एक और साइंटिस्ट वहाँ पे आए, नील बोर्स। कौन सा साइंटिस्ट आया? नील बोर्स। नील बोर्स ने वहाँ पे ये बताया कि भाई देखो, नील बोर्स के आने से पहले भी एक और साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने रदरफोर्ड का नींद उड़ा दिया था। कैसे? रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि भाई कोई भी एक एटम होता है वो एक न्यूक्लियस से बना हुआ रहता है। ये तो सही था, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं थी। फिर उन्होंने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस न्यूक्लियस के अराउंड मूव करती है। ये भी इन्होंने सही बताया। देखिए, कोई भी जो थ्योरी होता है उससे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो रॉन्ग है या फिर सही है। सही तो हम लोग बोलते हैं, ये नहीं बोल सकते कि वो थ्योरी रॉन्ग है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो थ्योरी रॉन्ग होती नहीं है, उससे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, लेकिन वो रॉन्ग थ्योरी नहीं होता। तो रदरफोर्ड जब आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भाई एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करती है। तो मैक्सवेल जो थे वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने अपना थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया कि भाई देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव होगा, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा, तो क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होंगे। अगर उसके पास वेलोसिटी होगा तभी तो वो मूव कर रहा है। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी है, तो जिसके पास वेलोसिटी होगी उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर वो चार्ज पार्टिकल है जो कि एक्सीलरेटेड है, चार्ज है एंड एक्सीलरेटेड है, तो वो क्या करेगा, वो अपना एनर्जी को इमिट करता है। हम लोग क्या बोलते हैं? इमिट्स रेडिएशन। रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। वो अपना एनर्जी को इमिट करेगा। तो एक टाइम पे ऐसा है कि मान लो अभी उसने एनर्जी को इमिट करना स्टार्ट किया, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है, इमिट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा है कि सारा इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा। रिवॉल्व करते टाइम में रिवॉल्व कर रहा है इसका एनर्जी धीरे धीरे सारा इसका एनर्जी डाउन हो गया। जब एनर्जी सारा इसका लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। तो इसे तो आकर के हानि को इसमें कुछ जाना चाहिए। ये मैक्सवेल ने चैलेंज किया रदरफोर्ड को
कि भाई बताओ, जैसे कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल होता है, वो अपना एनर्जी रेडिएट करता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपना सारा एनर्जी रेडिएट कर चुका होगा। तो बताओ, वो तो न्यूक्लियस में आकर के अटक जाना चाहिए था, लेकिन फिर वो रिवॉल्व क्यों कर रहा है? तो यहाँ से फिर आने लगा कि नहीं भाई, रदरफोर्ड का भी जो मॉडल है उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, सारा चीज़ सही नहीं है, कुछ कुछ है सही लेकिन सारी चीज़ सही नहीं है। तब फिर हमारा इस एटॉमिक का स्ट्रक्चर की कहानी में नील बोर्स का जन्म होता है। इन्होंने फिर अपना मॉडल बताया, और क्या बताया नहीं बताया ये आपको मैं इस लेक्चर के एंड तक बता दूंगा। तो दोस्तों, हम लोग नील बोर्स के मॉडल से चलते हैं। सबसे पहले ये है कि नील बोर्स ने आखिर हमें बताया क्या। तो नील बोर्स ने क्या बोला? नील बोर्स gave a model for an atom, किसमें? in order to explain the stability of atomic structure and also a spectrum। मतलब जब नील बोर्स ने आया तो वो अपने मॉडल के थ्रू ये बताएं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वो एनर्जी को लूज नहीं करता है, उसमें न्यूक्लियस में नहीं अटैक करता है। ये इन्होंने उसके स्टेबिलिटी को पूरा काफ़ी अच्छे से समझाया कि भाई क्यों वहाँ पे मूव करता है, और साथ ही साथ जो एटॉमिक का स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें कि मान लो वाइट लाइट हम लोग डालते हैं किसी पार्टिकल पे तो वो सेवन कलर में चेंज होता है, तो वो भी क्यों होता है? किसी भी अगर हम लोग एक एटम पे मान लो व्हाइट लाइट डाल रहे हैं तो वहाँ पे कभी रेड निकल रहा है, कभी येलो निकल रहा है, तो वहाँ से मतलब स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है। तो नील बोर्स ने दो चीज़ों पे यहाँ पे अच्छे से समझाया कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होती है और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम ऑफ एटम का क्या होता है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे इसके पोस्टुलेट्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आखिर इसमें क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। अगर पोस्टुलेट्स की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? ऐसे मेनली इनका 3 पोस्टुलेट्स होते हैं, लेकिन सभी को इसका छोटे छोटे पॉइंट को भी लेकर के भी इसका पोस्टुलेट्स बना देता है। मेनली 3 से 4 ही पोस्टुलेट्स होते हैं। सबसे पहले ये क्या बताया गया कि कोई भी एटम जो होता है वो अपना एक न्यूक्लियस कंटेन करता है। एटम कंटेन्स न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड ने ही बताया था। कैसे? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। तो इसके थ्रू ये पता चल गया कि कोई भी जो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। फिर इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in certain orbits। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स, जिसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा और फिक्स्ड डिफिनिट एनर्जी। इसके पास जो ऑर्बिट होंगे उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा जिसके थ्रू यह मूव करेगा, और इस ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। यहाँ पे हम लोग एनर्जी सेल्स भी कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? एनर्जी सेल्स। देखो, पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई एटम में न्यूक्लियस कैसे होता है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जैसे रदरफोर्ड ने जो बोला था कि न्यूक्लियस है उसके राउंड इलेक्ट्रॉन मूव करेगी, इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगी, फिक्स है, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव रिवॉल्व करेगी। ऐसा एज सच कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर है कि मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी जगह पे इसी ऑर्बिट में मूव करेगा। ये कहीं पर भी मूव कर सकता है, इसके पास इंडिपेंडेंट है। लेकिन
नील बोर्ड्स ने बोला कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है। मान लो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ऑर्बिट्स हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ ही फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करता है। ये जैसे मान लो एक ऑर्बिट सी है, एक ऑर्बिट सी है, तो ऐसा सच नहीं कि वो सारे ऑर्बिट्स में मूव करेगा, ये कुछ ही ऑर्बिट्स पे मूव करता है, इन सर्टेन ऑर्बिट्स जिसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। कुछ ना कुछ एनर्जी मतलब वो एनर्जी वेरी नहीं करता, वो एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होता है। मान लो इसके पास E1 एनर्जी है, इसके पास E2 एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी है ये ऑर्बिट्स के पास अपना खुद का एनर्जी रहता है और ये एनर्जी कभी वेरी नहीं करता है, इसके पास फिक्स्ड एनर्जी होता है। क्योंकि देखो अगर ये वेरी करेगा तो मेरे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा। तो मान लो इसने पहले मूव करना स्टार्ट किया E1 में, E1 का मान लो एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे मूव किया। अगर मान लो इसका एनर्जी वेरी करता है तो फिर से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से देखेगा कि भाई मुझे कहाँ मूव करना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ऑर्बिट्स है कहाँ, तो उसे मिलेगा ही नहीं, जल्दी मिलेगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि उसे मूव करने में परेशानी होगी। तो इसलिए क्या यहाँ पे बताया गया है कि जो भी ऑर्बिट्स होते हैं उसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी है। मान लो इसके पास 4 वोल्ट है, अब जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो उसे 4 वोल्ट वाला एनर्जी का सबसेल ढूंढना है, मतलब ऑर्बिट ढूंढना है, तो उसको आसानी से मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और आसानी से मूव करेगा। तो इस पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड तो मूव करता ही है, और किस में मूव करता है, सर्टेन ऑर्बिट्स में, सारे ऑर्बिट्स में नहीं, कुछ ही ऑर्बिट्स में, वो भी उस ऑर्बिट्स के पास एक कुछ ना कुछ फिक्स्ड एनर्जी होता है। और उस ऑर्बिट्स को हम लोग नाम देते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और ऐसे आमतौर पे ज़्यादातर हमें इसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल्स, इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस पोस्टुलेट्स मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस पॉइंट के थ्रू नील बोर्ड्स हमें क्या बताना चाहते थे। तो अब बात आई कि ठीक है भाई, उस ऑर्बिट्स में यह मूव करेगा, कुछ ही ऑर्बिट से मूव करेगा, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो क्या ये ऑर्बिट्स चेंज कर सकता है कि सिर्फ उसी ऑर्बिट से हमेशा मूव करेगा? तो इसके लिए भी नील बोर्ड्स ने सेकेंड पॉइंट बताया था कि देखो ये मूव करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऑर्बिट में मूव करेगा। इस पॉइंट के कहने का मतलब ये था कि कुछ ऑर्बिट से मूव करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक ही ऑर्बिट से मूव करेगा। अब बात हम लोग यहाँ पे एनर्जी की रेडिएशंस की कर रहे थे कि एनर्जी रेडिएट करेगी या नहीं करेगी। तो इसमें क्या बोला गया सेकेंड पॉइंट के थ्रू कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन एनी काइंड्स ऑफ एनर्जी, एनी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी अपना एनर्जी को लूज या गेन नहीं करेगा जब तक कि एनी एनर्जी टिल व्हाट, till resolve in the same cell या एनर्जी लेवल्स हम लोग कह सकते हैं। इनके मुताबिक ये बोला गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो ये वाला, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये एक फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसमें जब तक मूव करेगा तो उस ऑर्बिट का जो एनर्जी है उसको लेकर के इसमें हमेशा मूव करते रहेगा। कहने का मतलब ये था कि ये इलेक्ट्रॉन अब जब तक इस ऑर्बिट में है तब तक वो ना ही अपना एनर्जी को लूज करेगा और ना ही कोई एनर्जी को वो गेन कर सकता है। कब तक? जब तक कि वह इस ऑर्बिट पे हमेशा प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये कि इसका एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होता है कि हम ना ही अपना एनर्जी हमेशा लॉस करेगा, ना ही अपना एनर्जी गेन करेगा। तो एनर्जी लॉस और गेन करता कब है? ये तब करता है जब इसका ऑर्बिट चेंज हो जाए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो E1 ऑर्बिट में, मतलब कोई एक ऐसा ऑर्बिट है मान लो जिसका n=1 है, हम लोग ऑर्बिट को डिनोट करते हैं n के थ्रू। तो मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट में था n, तो n=1 का जो एनर्जी लेवल था मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें तब तक ही मूव, जब तक यह इस एनर्जी लेवल्स में है तब तक ना ही कोई एनर्जी को लेगा और ना ही कोई एनर्जी को देगा। अगर मान लो मैंने इसका
यहाँ से चेंज करके इसको मैंने भेज दिया थर्ड ऑर्बिट में। तो जब यहाँ से थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो यह अपना एनर्जी को लूज या गेन करेगा। या मान लो कोई एक सेकेंड ऑर्बिट है, मैंने उसको फर्स्ट ऑर्बिट में भेज दिया, तो यहाँ मान लो यहाँ पर भी लूज या गेन करेगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना उस ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा था, जब तक कि उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना ही वो कोई एनर्जी को लॉस करेगा ना ही कोई एनर्जी को गेन करेगा। लेकिन जैसे ही वो अपना ऑर्बिट को लीव करेगा, दूसरे ऑर्बिट में ज्वाइन करेगा, तो उस टाइम में क्या होगा कि अपना एनर्जी को लॉस या गेन कर सकता है। अगर लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन लूज और गेन एनर्जी इन द लूज और गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। किसके फॉर्म में ये एनर्जी को लूज या गेन करता है? ये एनर्जी को लूज या गेन करता है फोटोन के फॉर्म में। कब? जब व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट्स, व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट्स फ्रॉम वन टू अनदर। ये इसका लैंग्वेज है कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑर्बिट में था, मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है n=1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था ये, अब यहाँ से थर्ड सेल में चला गया, तो यहाँ पर जो मान लो एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसका एनर्जी में लॉस या गेन होगा। अब बात आती है कि भाई कितना एनर्जी इसमें लॉस या गेन होगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसमें एनर्जी का कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लॉस या गेन होता है जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन एक अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है। देन व्हाट विल अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी विल इट लूज और गेन। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के थ्रू ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज measured by difference of energy of some of orbits। टू हम लोग बोल सकते हैं, 2 ऑर्बिट्स। मान लो कोई एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है, ये इस ऑर्बिट में मूव कर रहा था n=1 पे, और ये क्या है, ये है n=2। इसका मान लो एनर्जी जो है वो है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसने यहाँ से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर गया, तो ये कितना एनर्जी को लॉस या गेन करेगा? तो ये इसका डिफरेंस क्या आएगा? इसका डिफरेंस आएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है, ये जो भी एनर्जी लूज या गेन करेगा वो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो था वो n=1 ऑर्बिट में था, वो दूसरे ऑर्बिट में चला गया, तो वो जो फर्स्ट ऑर्बिट था जिसमें वो उस टाइम रिवॉल्व कर रहा था और जिस दूसरे ऑर्बिट में वो मूव किया, वो दोनों ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा उसको हम लोग मेजरली डिफरेंस निकालेंगे। जितना डिफरेंस आएगा उतना ही वो एनर्जी को लॉस या गेन करेगा। तो इस पॉइंट के थ्रू यही था कि पहले ये हम लोग को बताया कि भाई देखो, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर सेम ऑर्बिट में है तो वो ना ही अपना अपना एनर्जी को लॉस करता है और ना ही गेन करता है। कब तक? जब तक कि वह अपना सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है।
जैसे ही वो अपना ऑर्बिट को चेंज कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा कि वो अपना एनर्जी को लॉस या गेन करेगा। अब लॉस और गेन करेगा ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कितना करेगा? वो उतना ही लॉस या गेन करेगा जितना कि दोनों ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसी के अराउंड में, उसी के जो अमाउंट आएगा एनर्जी का, उतना ही का वो अब क्या है उसका अमाउंट रहेगा। तो ये मेनली कुछ पॉइंट थे बोर मॉडल का, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अभी आने ही वाले हैं। एक और पॉइंट इसमें ये बताया गया, ये कोई पोस्टुलेट्स नहीं है कि हम बोलेंगे कि नहीं ये एक पोस्टुलेट्स था। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट बोर्स ने बताया। बोर्स ने बताया कि भाई देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो अपना एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। जब तक कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में मूव कर रहा है तब तक वो अपना एनर्जी को लॉस या गेन नहीं करता। ये तो इस पॉइंट से पता चल गया, ना ही वो एनर्जी को रेडिएट करता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से दिमाग में रख लें। कब करेगा? जब वो अपना ऑर्बिट को चेंज करेगा। कितना करेगा? जितना कि दोनों ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा उसी के बराबर करेगा। अब क्या है कि देखो, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वह कुछ ही सर्कुलर पार्ट में मूव करता है, और किस ऑर्बिट में मूव करेगा। अभी तक हमने जितना भी पॉइंट आपको बताया था वो यह बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है कुछ ही ऑर्बिट में मूव करता है। अब बोलेंगे सर इतना तो आपने बता दिया कि हाँ भाई कुछ ही ऑर्बिट में मूव करता है, लेकिन कौन सा ऑर्बिट में वो मूव करेगा? तो इसे मेनली ये पॉइंट बताया गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जो मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट्स ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन विल रिजॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट्स वेयर angular momentum is quantized। अभी तक का जो पोस्टुलेट्स आपको बताया गया था उसमें ये बोला गया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है न्यूक्लियस के राउंड। अब भाई मूव किया न्यूक्लियस के राउंड, फिर बोला गया कि भाई देखो वो जो मूव करेगा वो सारे ऑर्बिट से मूव नहीं करता है, कुछ ही ऑर्बिट से मूव करता है। फिर अब इन्होंने बोला कि वो कौन सा ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इस पॉइंट के थ्रू ये बोला गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है अगर न्यूक्लियस के राउंड मूव कर रहा है तो वो उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें कि आपका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह क्वांटाइज्ड होते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब, क्वांटाइज है कहने का मतलब कि मान लो जैसे कोई हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं? NH/2π ये बोलते हैं। ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ये है आपका nth ऑर्बिट के लिए। किस ऑर्बिट के लिए है? nth ऑर्बिट के लिए। अगर मान लो n = दे दिया मैंने 1, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या जाएगा? h/2π। n = 2 तो क्या जाएगा? 2h/2π। n = 3 तो क्या आएगा? 3h/2π। कहने का मतलब ये है कि n का वैल्यू इंटीग्रल होना चाहिए, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा जो उसका मल्टीपल होगा वो इंटीग्रल के ही मल्टीपल में हो। जैसे कि h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, सोन करते 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 nh/2π इसका हो जाता है। किसका? एंगुलर मोमेंटम का। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें आपका एंगुलर मोमेंटम जो है इस तरह के फिगर में देखे जाए। किसमें? h/2π, 2h/2π, 3h/2π करते करते nh/2π। अगर वो उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्म में है, इस फिगर में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव करेगा। कहने का मतलब इस पॉइंट से ये था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करता है जिसमें आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होते हैं। ये आपको पता चल गया। यहीं से आपका बोर्स मॉडल में जो होते हैं बहुत सारे डेरिवेशन स्टार्ट किए जाते हैं। उससे पहले कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ये एंगुलर मोमेंटम का था जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब इसे आपको देखना पड़ेगा और इस पॉइंट को अपने माइंड में आपको रखना पड़ेगा। क्या होता है? ये उसी ऑर्बिट में मूव करते हैं जिसमें आपका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होंगे।
H/2 पाई, 2H/2 पाई, 3H/2 पाई के फॉर्म में होंगे, उसी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब देखो क्या है कि यह यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो मान लो आपने अभी तक सर्कुलर मोशंस पढ़ा ही होगा या नहीं पढ़ा तो 9th में कुछ ना कुछ तो आप लोग सर्कुलर मोशंस के बारे में जानते ही होंगे। उसमें आपको क्या बताया गया था, कैसे मैंने कोई एक पेन ले लिया, इसमें कुछ थ्रेड से स्टोन बांध दिया, इसको ऐसे मैं घुमाए जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। ऐसे जो मतलब वो स्टोन था, जब मैंने ऐसे घुमाया तो उसे तो थ्रो आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी रिवॉल्व कर रहा है। क्यों कर रहा है, धागा के कारण नहीं, वहाँ पे एक फोर्स होता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा कोई ऐसा फोर्स होता नहीं, लेकिन इसका हम लोग नाम दे दिए सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये है कि जिस तरह से हमने उस स्टोन को थ्रेड में बांध के पेन से घुमाया, वो स्टोन घूमते रहा जब तक कि हम लोग उसे घुमा रहे थे, तो उसमें कौन सा फोर्स जनरेट हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। वो कब तक मूव करेगा, जब तक कि इसे कोई ना कोई फोर्स मिलते रहेगा, किसके थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू। अगर इसके पास फोर्स जब तक मिल रहा है तब तक ये मूव करेगा। जैसे कि मैंने पेन लिया, मैंने ऐसे घुमाया तो वो घूम गया, जैसे मैंने छोड़ दिया तो फिर घुमा नहीं, क्योंकि मैंने फोर्स लगाना, एग्जर्ट करना, उसे बंद कर दिया। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब तक मूव कर रहा है तब तक यहाँ पे फोर्स होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। अब भाई सर्कुलर मोशन है, क्योंकि यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व किसमें करता है, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हाँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=mv²/r। क्या होता है, mv²/r, जहाँ पे m क्या होते हैं, m होता है मास, v क्या होता है, वेलोसिटी, r क्या होता है, रेडियस। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था। अब देखो न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है, जल्दी बताओ। मैंने पिछले लेक्चर से आपको बताया था न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि न्यूक्लियस के पास 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का क्या है, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, इसके पास तो चार्ज 0 है, तो यानी कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होता है। वो कौन सा फोर्स होता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी आप आने वाले चैप्टर 12th में या फिर 10th तक में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी में भी, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एग्जर्ट करता है। किसके बीच में होता है, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में। यहाँ पे 2 चार्ज कौन है, एक न्यूक्लियस और एक मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन। तो उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। वो फोर्स को हम लोग कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1/Q2 r²। अब सर आपने तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, तो फिर Q1 Q2 क्या आ गया, तो Q1 Q2 कुछ नहीं है, बस सिर्फ 2 एक चार्ज है, एक Q1 और एक Q2। इसके बीच का डिस्टेंस r है, जिसका जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बोलेंगे सर ठीक है, ये तो मैं जानता था कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आखिर होता क्या है, आपने 2 चार्ज पार्टिकल को लगा दिया, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है कि देखो ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, 1/4πε0 E/JD/r²। ठीक है, ये आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। JD मैंने क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जितना कि नंबर एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला आएगा वो 1/4πε0 E/JD/r²। ये क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ जो है ई रहेगा, ई चार्ज, और यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसके पास कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर भी होंगे, तो यहाँ पे जेडी आ गया। तो इसका फॉर्मूला ये आ गया। ये फोर्स का फॉर्मूला था। कौन सा फोर्स का? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ये किस फोर्स का फॉर्मूला था? सेंट्रीपिटल फोर्स का। आपको मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, बोलेंगे सर ये तो सभी फिजिक्स का टर्मिनेशन है, आप यहाँ पे क्यों बता रहे हो? तो यहाँ पे इसलिए बता रहे हूँ क्योंकि अब जो डेरिवेशंस जो हम लोग देखेंगे वो सभी में इसका हेल्प आने वाला है कि आखिर इसका क्या होता है, किस तरह से हम लोग इससे डेराइव करते हैं कोई भी क्वांटिटीज को, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया। मेनली इसमें हम लोग डेरिवेशन किसका किसका करते हैं? मेनली हम लोग इसमें डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले रेडियस का, फिर करते हैं वेलोसिटी का, फिर किसका करते हैं? एनर्जी। एनर्जी में किसका करते हैं? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ये इन सभी चीज़ों का हम लोग अभी डेरिवेशन देखने जा रहे हैं कि किसके थ्रू कैसे कैसे होगा। उसके पहले आपको मैंने अभी एक टर्म बताया था, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? बेसिक फिजिक्स का अगर डेफिनेशन की बात करें तो होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला आता है वो आता है mvr। ये आपको याद कर लेना है कि आखिर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvr। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है? 1/4πε0 q1 q2 बाई आर स्क्वायर। वहाँ पर q1 q2 के ऊपर हम लोग ई और जेडी रख दिए थे। फिर हमने बात की थी सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो उसका क्या आता है? mv²/r। अब इसका कैसे आया डेरिवेशन, mvr कैसे आया, वो आपको फिजिक्स में पता चल सकता है। ऐसा सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस आप ये जान लो कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आखिर होता क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। अब हम लोग कुछ कैलकुलेशंस देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने नील बोर्ड्स ने हमें यह बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड। ये हमें बताया गया था किसने? नील बोर्ड्स ने। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mvr। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या है कि यह आएगा आपका mh/2π। ठीक है। अब देखो सेकेंड थिंग्स क्या है? फोर्स। फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी जब बॉडी मूव करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी होते हैं और उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 ZE²/r²। ये आपका दो इक्वेशंस आए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसको हम लोग डील करते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है इसको स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग करने से हमें यह मिलेगा m² v² r² = n²h²/4π²। सेकेंड में क्या है? mv² बाई r ZE²/4πε0। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? ये आप देखो m² v² r² बाई m² v² इंटू r। क्योंकि डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। वहाँ पर क्या है? n²h²/4π²। क्या आ जाएगा? 4πε0 ZE²। ये आ गया। अब देखो कुछ जो कॉमन है उसे हम लोग कट करेंगे। v² से v² चला गया, m से m चला गया, 4 से 4 चला गया, पाई से पाई चला गया। बचा क्या? तो वहाँ पे ZE² बचा है, ε0 बचा है, n² है, h² है
और यहाँ पे आपका आर है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या था, एम स्क्वायर था तो एक ही एम गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर एम इजकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर क्या है आपका बाई पाई जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मैंने एम को इधर भेज दिया तो यहाँ से आर क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर एम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है और कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ कांस्टेंट कौन सा है, एच है। एच क्या होता है मेनली, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल, ये होता है एच का वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि रेडियस जो था इसको मैंने देखा जो कांस्टेंट थे और उसको सेपरेट किया, तो क्या आया एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई ई स्क्वायर एम, और यहाँ पे क्या आ गया एन स्क्वायर बाई जेड। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका फिर न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला और इसको देखा, तो इसका वैल्यू क्या आया 0.53। तो अल्टीमेटली रेडियस हमारा क्या निकला 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये आपका आया रेडियस का आर्मस्ट्रॉन्ग में। यहाँ से आपका जो था रेडियस के बारे में निकल गया कि आखिर रेडियस होते क्या है, मतलब इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे इसका वैल्यू निकलेगा। ये आपका हुआ रेडियस का। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी के बारे में, कि आखिर वेलोसिटी का हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका फोटो भी आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में शॉर्टकट याद करने का तो ये है, सारा याद नहीं करना है, लेकिन आपको डेरिवेशंस में कहीं कहीं पर क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चेंजेस ला देते हैं। जैसे कि मान लो कोई बोल रहा है कि एक एटम है जो कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, लेकिन उसका जो मास है वो 3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन था 1, तो उसका 3rd मास मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे 3e हो जाएगा। 3e हो जाएगा तो आपको फिर से डिराइव करना पड़ेगा। ये बेसिकली जेईई मेंस में नहीं आते हैं, लेकिन जेईई एडवांस से कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आपके आने की संभावनाएं होती है। तो अब देखो इसे आपने अभी तक नोट कर लिया होगा। तो ये थी आपकी रेडियस का। यहाँ से हमने रेडियस क्या निकाला था 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। इससे आप लोग देख ले एक बार, और अभी रखना पड़ेगा क्योंकि अभी आने वाले डेरिवेशन से इसका यूज होने वाला है। तो देखो अब हम लोग किसका डिराइव करेंगे, वेलोसिटी का। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अभी तक आपने क्या पढ़ा, एम वी आर इजकल टू एन एच बाई 2 पाई, आपने ये पढ़ लिया। अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर जो आर का वैल्यू है वहाँ हम लोग जो यहाँ आर का वैल्यू जो निकाले हैं वहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा, एम भी क्या है यहाँ पे देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई क्या आया पाई एम जेड ई स्क्वायर। यह आपका आ गया आर का वैल्यू। यहाँ पे क्या है एन एच बाई 2 पाई। अब देखो एम भी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। पाई से पाई गया, एम से एम गया, एन से एन गया, एच से एच चला गया, बचा क्या, बचा यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट एक एच एक एन और जेड ई स्क्वायर और भी। तो भी को मैंने क्या किया, इसको सीधे उधर भेज दिया। तो क्या आया जेड ई स्क्वायर बाई 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। यहाँ से क्या आएगा, हमने फिर से कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको अलग करेंगे और जो वेरिएबल है उसको अलग करेंगे। अलग करने पे क्या आया भी इजकल टू ई स्क्वायर वाई 2 एच एप्सिलॉन नॉट जेड वाई एन।
क्या आ गया बच्चों, Z/n। ठीक है, अब जब इस कांस्टेंट का वैल्यू निकाला गया तो ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या आया, 2.8 इंटू 10⁻⁶/Z/n। ये आपका आ गया इस कांस्टेंट का वैल्यू, जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, कैलकुलेशंस के बाद निकाले गए। और ये हमारा आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आया, वेलोसिटी आया 2.18 10⁻⁶/Z/n। तो ये पिछले, ये था एक्सप्रेशन आपका रेडियस का, ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो है किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या आया 2.18 इंटू 10⁻⁶/Z/n। मेनली हम लोग 2.18 नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको हम लोग बोलते हैं 2.18। तो ये आपका वेलोसिटी था और आपका रेडियस था। अब हम लोग जो थर्ड जिसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हम लोग करेंगे एनर्जी का। किस किस एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब आती है पता है, पोटेंशियल एनर्जी तब आता है जब आपके पास दो मास बॉडीज हो। अगर कोई दो मास बॉडी है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या आता है, वो आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मास की जब हमने चार्ज को रख दिया, तो जब चार्ज को रखा तो क्या होगा, उसका जो आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे भी जो भी मास बॉडी जो अपना वेलोसिटी एक्वायर करें तो उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही। टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग अब जो जिसका डिराइवेशन करने जा रहे हैं वो है आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। हमने अभी भी वैल्यू जिसका निकाला था वो क्या निकाला था, V का क्या निकला था, V का निकला था Z²/2h⁴n। R का क्या निकला था 0.53Z²/n। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, हमने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का निकालने की कोशिश की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो आपको ये क्वांटिटी याद हो गया होगा कि हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 12mv²। अब मैंने इसमें v का वैल्यू पुट किया, v क्या निकाला था Ze²/2h⁴n इसका होल स्क्वायर। तो 12mz²e²4h²⁴e²। ये आ गया बच्चों। तो अब देखो हमने जो अभी तक डिराइवेशंस में करते आए हैं वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। क्या किए थे हम लोग, कांस्टेंट जो था उसको वैल्यू अलग किए थे, जो वेरिएबल था उसका वैल्यू अलग किए थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया 12mz²e²4πh²⁴n²। यहाँ पे क्या आ गया m(e²8h²⁴0) और Z²/n²। ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी का। अब जो कांस्टेंट है उसका हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट का हमने वैल्यू निकाला, वैल्यू निकालने के बाद पता चला कि ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्स में 13.6 के लगभग में आता है। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं Z²/n²। तो ये आपका बेसिकली हो गया काइनेटिक एनर्जी का। किसका हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का। अब इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे। और हम लोग पहले इसको साइड में लिख लेते हैं कि आखिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। वो होता है 13.6 Z²/n²। और यहाँ वाला जो टर्म है उसका क्या होता है m(e²Z²/8h²⁴n²। तो अब बच्चों हम लोग किसका निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग बात क्या किए थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है या दो मास बॉडीज के बीच में होता है। जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो दो मास के बीच में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी को ही देखेंगे। वो क्या होता है वो आप देखिए। अभी मैंने इसका भी आपको फॉर्मूला बताया था
कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई जे डी बाई आर। फोर्स में आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर होता है, ये आपको ध्यान देने की बात है। ई जे डी कहाँ से आया? तो दो चार्ज पार्टिकल थे Q1 Q2, तो उसकी जगह पे एक था न्यूक्लियस और एक था यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेड ई। और यहाँ पर जो यहाँ तो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग ई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ई इंटू जेड ई लिख दिया। अब देखो, हमने आर का वैल्यू निकाला था, आर का वैल्यू निकालने के बाद क्या आया था कि यहाँ देखो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने आर का वैल्यू पुट किया, आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम, ठीक है, जेड ई स्क्वायर। ये आपका आ गया था, आर का वैल्यू पुट किया तो हमें ये हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 पाई एम वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का यहाँ तो स्क्वायर कर देते हैं। तो पाई से पाई गया और एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एन भी आपका वेरिएबल है, मास कांस्टेंट है। तो हमने इस सभी को अब अलग करेंगे। अलग करने पर क्या आया, ई की पावर 4 एम बाई 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर वाई एन स्क्वायर, ये आ गया। तो बेसिकली ये तो आ गया। अब हमको इसको चेंज करना है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये कैसे चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये तब चेंज होगा जब हम इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, मल्टीप्लाई करने पे आपका आ गया 2y ई की पावर 4 एम 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसका हमने पहले वैल्यू निकाला था, इसका वैल्यू क्या था 13.6। तो पोटेंशियल एनर्जी जो थे उनका क्या आ गया 2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब देखो मेनली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो जब आप यहाँ पर सारा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद में पता चलेगा कि आपका जो इसका वैल्यू है वो क्या आएगा लास्ट में नेगेटिव। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या जाता है -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या था 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो आपका यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल गया, आपका यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब बचा क्या, अब हमारा बचा था टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आया -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आपका आ गया टोटल एनर्जी। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको यहीं पे सॉल्व करना है इसके थ्रू, टोटल एनर्जी के थ्रू। पोटेंशियल एनर्जी भूल जाओ, काइनेटिक एनर्जी भूल जाओ। हाँ कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं भाई तू काइनेटिक एनर्जी निकाल, तब तेरे को ये यूज करना है। लेकिन ऐसे सिंपल भाषा में बात करें तो हमें क्या यूज करना है टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी किस में होता है नेगेटिव में। आपको कैलकुलेशन से पता चल गया होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस आएगा यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी क्या है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी ये आ जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको यहाँ पे मैं एक दो न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ। तो आप देखो इसे आपने अभी तक नोट कर लिया होगा।
तो एक सिंपल सा इसमें क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो कैसे मूव करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन था इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, इसका एनर्जी क्या फिक्स होंगे, और जो थर्ड है वो क्या है कि इट कैन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो बेसिकली ये बोर्ड्स मॉडल का क्वेश्चन था, आपका मल्टीपल चॉइस में पूछा जा चुका है, तो आप थ्योरी भी अच्छे से इसका देख ले कि इसमें क्या क्या थ्योरीज थी, क्या क्या पोस्टुलेट्स बताए गए थे, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक पोस्टुलेट्स में ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है और सारे ऑर्बिट्स में नहीं मूव करते, कुछ ही ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जिसके पास जो एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइज होते हैं, वैसा ऑर्बिट जो है एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में क्वांटाइज होते हैं, उसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो क्या उसका एनर्जी फिक्स होता है? हाँ भाई फिक्स होगा, क्योंकि अगर फिक्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से निकलेगा तो उससे ऑर्बिट ढूंढने में काफ़ी परेशानी होगी, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसका एनर्जी भी फिक्स्ड होता है। थर्ड क्या है कि हाँ, अगर उसका जो दो ऑर्बिट का बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर उसका उतना एनर्जी उसको दे दिया जाए तो वहाँ से इजेक्ट कर जाएगा और अपना एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सकता है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन सही है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल से सोचना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में बस इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बोर्ड्स मॉडल पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और इस चैप्टर में तो न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं। सो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गुड डे क्लास, थैंक्स।